हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने LNIP के BPED के 2019 के रिटन एंट्रेंस पेपर के फर्स्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ये वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन 76 तक कंप्लीट कर लेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आप वीडियो का थर्ड पार्ट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यानी पार्ट 2 वाली इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं वो स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन कुछ स्पोर्ट्स जीके से हैं और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 76 तक वो सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 51, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर। क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया की वो पहली कौन सी वुमेन है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनी। ऑप्शंस दिए गए हैं सोनिया गांधी, चंद्रा कोचर, नीता अंबानी या वंदना जोसेफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीता अंबानी। नीता अंबानी जो हैं वो इंडिया की ऐसी पहली महिला हैं जो IOC की यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनी। 2016 में नीता अंबानी को नॉमिनेट किया गया था दोस्तों IOC की मेंबर बनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट हैज बिकम द फर्स्ट एवर टू बी ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन द पॉपुलर वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब। क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा कौन सा स्पोर्टिंग इवेंट है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से जिसके नाम ये रिकॉर्ड है कि उसे यूट्यूब पर सबसे पहले लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया, उसका पूरा का पूरा इवेंट। ऑप्शंस दिए गए हैं 2010 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, ऑप्शन बी है फीफा वर्ल्ड कप, ऑप्शन सी है इंडियन प्रीमियर लीग थर्ड और ऑप्शन डी है T20 वर्ल्ड कप। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन प्रीमियर लीग थर्ड। IPL का जो थर्ड सीजन था दोस्तों, उसके नाम ये रिकॉर्ड है कि वो यूट्यूब पर लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाला पहला स्पोर्टिंग इवेंट है जिसे पूरे के पूरे इवेंट को ब्रॉडकास्ट किया गया लाइव यूट्यूब पर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, विच प्लेयर हैज रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे 4 वुमेन क्रिकेटर्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सी वुमेन क्रिकेटर हैं जिनके नाम ये रिकॉर्ड है कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वनडे इंटरनेशनल में, वुमेन का जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है उसमें। ऑप्शंस दिए गए हैं झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा, मिथाली राज या हरमनप्रीत कौर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झूलन गोस्वामी। दोस्तों, झूलन गोस्वामी इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं जिनके नाम ये रिकॉर्ड है कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, हु वन गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो एट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। क्वेश्चन में पूछा गया है 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता। ऑप्शंस दिए गए हैं अन्नू रानी, नीरज चोपड़ा, काशीनाथ नाइक या कृष्णा पूनिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, Who of the following athletes has won the maximum number of individual gold medals at a single Olympics? क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा प्लेयर है जिसने एक ही ओलंपिक गेम्स में इंडिविजुअल इवेंट्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं मार्क स्पिट्स, माइकल फेल्प्स, कार्ल लेविस या मैट बेउंडी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स दोस्तों एक स्विमर हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। उनके नाम ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिविजुअल इवेंट के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, वेलवेन सेंथिल कुमार इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है वेलवेन सेंथिल कुमार कौन से गेम से जुड़े हुए हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं स्क्वैश, टेनिस, टेबल टेनिस या बैडमिंटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्क्वैश। वेलवन सेंथिल कुमार
स्क्वैश गेम के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। और दोस्तों यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये क्वेश्चन लास्ट तक वीडियो के चलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, फेसिंग नॉर्थ ए मैन वॉक्स 25 मीटर। एक आदमी है जिसने अपना फेस नॉर्थ की तरफ कर रखा है, वो 25 मीटर तक स्ट्रेट चलता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। उसके बाद वो क्या करता है, 25 मीटर स्ट्रेट चलने के बाद वो लेफ्ट टर्न होता है और 30 मीटर दोबारा चलता है। देन अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। उसके बाद 30 मीटर पूरा होने के बाद वो दोबारा से लेफ्ट साइड मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 10 मीटर। उसके बाद वो राइट टर्न करता है और 10 मीटर वॉक करता है। अब यहाँ पर पूछा गया है हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर और अब जहाँ वो खड़ा हुआ है यहाँ तक कितनी दूरी हुई। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह नहीं पूछा गया उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, यहाँ पर यह पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की दूरी कितनी है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये। हम एक डायग्राम की हेल्प से इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम नॉर्थ की साइड उसने फेस कर रखा है और 25 मीटर चलता है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ए बी 25 मीटर मान लेते हैं, इसे एज्यूम कर लेते हैं 25 मीटर लॉन्ग है ये लाइन। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो चला, 25 मीटर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद क्या गया है, वो लेफ्ट टर्न हुआ और 30 मीटर चला। तो अब हम पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसे नाम देते हैं पॉइंट सी। इसे मान लेते हैं हम 30 मीटर। ठीक है, तो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक वो 30 मीटर चला। अब आगे कहा गया है दोबारा वो लेफ्ट साइड मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो लीजिए इसे लेफ्ट टर्न करा के हम 25 मीटर तक आगे ले जाते हैं। इसे नाम दे देते हैं हम पॉइंट डी, यानी कि पॉइंट डी तक पहुंचा वो तो 25 मीटर हो गया वो। ठीक है, अब कहा गया है वो राइट टर्न हुआ और 10 मीटर चला। अब इसे हम क्या करते हैं, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं 10 मीटर की और इसे राइट टर्न करते हैं, इसे नाम दे देते हैं हम पॉइंट ई। ठीक है, तो अब आगे पूछा गया है कितनी दूरी उसने तय की। तो बिल्कुल आसान है, स्टार्टिंग का क्या था, पॉइंट ए था और लास्ट का क्या है, पॉइंट ई। तो पॉइंट ई और डी के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 मीटर का डिफरेंस है। इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन पॉइंट डी और ए में दोस्तों कितना डिफरेंस है ये हमें पता लगाना है। तो ये भी बिल्कुल आसान है, पॉइंट बी से सी के बीच जो लाइन है ये लाइन पॉइंट ए और डी के ही पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि इसकी जो साइड वाली लाइन है वो दोनों की दोनों 25 मीटर है और यहाँ पर पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड के लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्यों है रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पर 25 मीटर दोनों साइड है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चला है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं मुड़ के 25 मीटर चला हो, स्ट्रेट ही कहा गया है ना, तो इसलिए ये पैरेलल होंगी ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के। तो ऊपर की 30 मीटर है तो इसका मतलब कि लाइन ए और डी भी 30 मीटर ही होगी। तो 30 मीटर में हम 10 मीटर को और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब उसने 40 मीटर की दूरी तय की है स्टार्टिंग पॉइंट से अपने और एंडिंग पॉइंट तक, यानी अब वो जहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 40 मीटर, यानी उसने 40 मीटर की दूरी तय की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। फर्स्ट टू वर्ड्स हैव सम रिलेशनशिप, फाइंड द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट टू वर्ड्स रिलेशनशिप। यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं राइटर और रीडर, इसी तरह से प्रोड्यूसर और आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो पहले दो वर्ड हैं राइटर और रीडर, इनमें कुछ रिलेशनशिप है, तो उसे समझते हुए हम जो अगला वर्ड है प्रोड्यूसर, उसका रिलेशनशिप ऑप्शंस में दिए गए कौन से वर्ड से होना चाहिए। तो ऑप्शन है क्रिएटर, कॉन्ट्रैक्टर, क्रीचर या कंज्यूमर। तो अब देखिए बिल्कुल आसान है, राइटर का जो रिलेशन है वो रीडर से है। क्यों है, क्योंकि राइटर जो लिख रहा है वो रीडर के लिए लिख रहा है। अगर रीडर नहीं होंगे तो राइटर लिखेगा किसके लिए। इसी तरह से हम प्रोड्यूसर को देख सकते हैं, प्रोड्यूसर अपने गुड्स को किसके लिए प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करता है। अगर कंज्यूमर नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किसके लिए करेगा, तो इसका मतलब प्रोड्यूसर का जो रिलेशनशिप है वो कंज्यूमर से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। हाउ मेनी सिक्सेस आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स विच आर प्रिसीडेड बाय 7 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। क्वेश्चन में पूछा गया है
कि नीचे एक नंबर की लंबी सी सीरीज दी गई है और इसमें हमें देखना है कि इस सीरीज के अंदर जो नंबर है 6 यानी 6 जो संख्या है, ये ऐसा कितनी बार हुआ है कि ये 7 से पहले है और 9 के फौरन बाद नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 7 से पहले है और 9 के फौरन बाद नहीं है। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं कि 6 है कहाँ कहाँ पर। तो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, रेड कलर से हाईलाइट 6 आपको दिख रहे होंगे, 8 टाइम्स है, 8 बार इस सीरीज में 6 आ रहे हैं। अब इन 8 में से हम देखते हैं कि 6 ऐसे कितनी बार हैं जो 7 से पहले हैं और 9 के फौरन बाद नहीं है। तो सबसे पहले हम 6 को देखते हैं। ये देखिए, 7 से पहले है ये और इससे पहले 9 नहीं है। तो इसका मतलब एक तो ये ठीक हो गया, तो इसे हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं। अगला 6 देख लेते हैं। ये देखिए, ये 9 से पहले है, तो ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है 7 से पहले होना चाहिए, तो ये गलत है। अगला 6 देखते हैं, रेड कलर में जो हाईलाइटेड है। ये देखिए, ये 8 से पहले है और इससे एक पहले 7 है, तो 8 से पहले तो नहीं होना चाहिए, कहा गया है 7 से पहले होना चाहिए, तो ये भी गलत है। अगला देखते हैं, हाईलाइटेड 6। इसमें देखिए, ये 7 से पहले है और इससे एक पहले 9 भी नहीं आ रहा है, तो एक ये ठीक है, इसे हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक 2 6 ऐसे हो गए हमारे पास जो 7 से पहले हैं और उनसे पहले 9 नहीं है। और देख लेते हैं, अगला 6 है, इसमें देख लेते हैं। इसके बाद तो दोस्तों 9 है, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। अगला 6 देख लेते हैं, ये है क्योंकि देखिए इसमें 7 से पहले है और इससे पहले 9 भी नहीं है, तो इसे भी हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं। तो अभी तक ऐसे 3 6 हमारे पास हो गए हैं। अगला देखते हैं, अगले में 9 से पहले 6 है, तो ये भी नहीं है दोस्तों। और इससे अगला देख लेते हैं, ये 3 से पहले है, तो ये भी नहीं है। तो इस तरह ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है, तो हमें पता चल गया कि ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, तो ये कितनी बार आया है, ये 3 बार आया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3, यानी 3 बार इस नंबर की सीरीज में ऐसा हुआ है कि 6 7 से पहले है और उससे पहले 9 नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको हाईलाइट करके दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन फिगर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो फिगर दी गई है, इसमें जो मिसिंग कैरेक्टर है उसे हमें पता लगाना है कि वहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं बॉक्सेस के अंदर, ADGDINIP और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, कौन सा अल्फ़ाबेट आना चाहिए? तो दोस्तों ये भी बहुत आसान है। जब भी कोई इस तरह का अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि उनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आप देख सकते हैं ये मैंने हॉरिजॉन्टली जो हाईलाइट किया है फर्स्ट लाइन के 3 बॉक्सेस को ADG, इनमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए A और D के बीच कितने अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है, 3 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है, ABC, उसके बाद D आ रहा है, तो 3 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस हो गया। उसके बाद D और G में कितने का डिफरेंस है, DEFG, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो पहली लाइन है इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है। अब अगली वाली लाइन देखते हैं, दूसरे जो हाईलाइटेड बॉक्स आप देख रहे हैं इस समय, DIN, D और I के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है, DEFGH, फिर आ रहा है I, तो यानी कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया। इसी तरह से I और N में भी 5 का डिफरेंस है, IJKLMN, तो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। अब इसी तरह से हम तीसरे वाले उसमें देखते हैं, I और P में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 7 का डिफरेंस। I के बाद क्या आ रहा है, JKLMNOP, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि पहले में कितने का डिफरेंस आया था, 3 का आया था, अगले में 5 का डिफरेंस आया, अगले में 7 का डिफरेंस आया। तो ऊपर जो 3 का था वो तो पूरी लाइन पे ही अप्लाई हो रहा था, इसी तरह से नीचे जो 5 का डिफरेंस था वो भी पूरी लाइन पर अप्लाई हो रहा था। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो 7 का डिफरेंस आ रहा है थर्ड वाली रो में, यहाँ पर भी P और जो क्वेश्चन मार्क है उसमें 7 का डिफरेंस होना चाहिए। तो P के बाद जो क्वेश्चन मार्क है हम देख लेते हैं 7 के डिफरेंस के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो P के बाद आता है QRSTUVW, तो यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, W आएगा, क्योंकि W 7 डिफरेंस के बाद आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन A W। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61,
सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेज। यहाँ पर भी इसी तरह से है, पिछले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टली हमने देखा था, यहाँ पर हमें वर्टिकली देखना है ये जो नंबर्स हैं। अब देखिए आप वर्टिकली फर्स्ट वाली लाइन के बॉक्सेस देख सकते हैं 4, 8, 3, 35। ये कैसे कैसे हुआ, देखिए 4 को 8 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 32 होगा, 4 8 था 32, उसमें 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 4 8 था 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 35। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड वाली लाइन में आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दी है, 7 6 42 हो गया, 42 में 7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो इसका मतलब सीक्वेंस इसी तरह से चल रहा है शुरुआत की 2 लाइनों में। तो अब थर्ड लाइन को देख लेते हैं, यहाँ भी यही सीक्वेंस चलना चाहिए भाई। 9 8 का कितना होता है 72 होता है। अब 72 में 9 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 81 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 81। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस हमें डिफरेंस चेक करना होता है, या कई बार जब न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं तो कई बार मल्टीप्लाई करके देखना होता है, कभी डिवाइड करने का कुछ होता है, कभी ऐड करने का, कभी सब्ट्रैक्ट करने का। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, आपको समझना पड़ता है कि क्वेश्चन वाला किस तरह से आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। देबू इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। देबू किसी लड़की का नाम है, यहाँ पर कहा गया है उसने अपना फेस नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कर रखा है। ठीक है, आगे कहा गया है शी टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री टर्न करती है। देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री टर्न करती है। देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। उसके बाद वो उसी डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 90 डिग्री टर्न करती है। अब पूछा गया है विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, बस हमें क्या करना होगा, हमें एक डायग्राम बनाना होगा डायरेक्शन का। तो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने डायग्राम बना दिया। ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, नॉर्थ के नीचे साउथ होता है और ईस्ट के ऑपोजिट साइड में वेस्ट होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को भी बना देते हैं इसमें। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ बनेगा, ये देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट और इस साइड हो गया साउथ वेस्ट। एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ ये वाली। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट और नीचे हो गया साउथ ईस्ट। ठीक है, तो अब हमने डायरेक्शन बना ली है सारी की सारी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है उसने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में फेस कर रखा है। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया नॉर्थ ईस्ट वाले लाइन को, यानी इस लाइन पर उसने अपना फेस कर रखा है। आप देख सकते हैं हाईलाइटेड लाइन। अब आगे कहा गया है शी टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देवू क्या करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री टर्न कर देती है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री साउथ ईस्ट ही हो सकता है बस। ठीक है, तो इसका मतलब उसने टर्न किया 90 डिग्री, इसका मतलब वो अब फेस कर रही है साउथ ईस्ट में। ठीक है, अब आगे कहा गया है देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कहा गया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करती है 180 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो 180 डिग्री टर्न करेगी तो वो कहाँ पहुंचेगी, वो देखिए साउथ ईस्ट का 180 डिग्री क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने हाईलाइट कर दिया है पूरे इसे ही। तो 180 डिग्री जैसे उसने टर्न किया उसका फेस कहाँ हो गया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो गया। ठीक है, और अब आगे कहा गया है देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर सेम का मतलब है जो पीछे वाले सेंटेंस में कहा गया है, पीछे कहा गया है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसने दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही अब की बार 90 डिग्री टर्न किया है। तो अब हम 90 डिग्री से टर्न करा देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट साइड टर्न करेगी वो, तो कितना हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो टर्न करेगी 90 डिग्री, तो नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है ना, साउथ वेस्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज में। तो यानी कि उसका फेस अब किधर हो गया है, साउथ वेस्ट की तरफ हो गया है। तो अब हमें पता चल गया, क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी गई है, विच डायरेक्शन इज ही शी फेसिंग नाउ, उसका फेस अब किस डायरेक्शन में है। तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि देवू का फेस अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है,
तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि नॉर्थ के पीछे क्या आएगा या नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या लाई करता है। ये सब कुछ हमें पता होगा तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो फिगर दी गई है इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर का मतलब वो फिगर होता है जिसके चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसे हम काउंट कर लेते हैं कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर। तो हम बड़े स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं हाईलाइट करता चलूँगा साथ के साथ और काउंटिंग करता चलूँगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैं बड़े स्क्वायर को हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 2 3। उसके बाद इनसे जो छोटे स्क्वायर हैं 4 5 6। अब इनसे भी छोटे और स्क्वायर हैं 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इनसे भी छोटे स्क्वायर को काउंट करते हैं हम 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। तो दोस्तों ये टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए हैं हमारे? 24 स्क्वायर्स हो गए हैं। इनके अलावा और कोई स्क्वायर तो नहीं है, हमने सारे काउंट कर लिए हैं, छोटे से बड़े जितने भी स्क्वायर थे। ठीक है, तो कितने स्क्वायर हो गए हमारे? 24 स्क्वायर हो गए हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 स्क्वायर्स, यानी कि इस फिगर के अंदर टोटल 24 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं दोस्तों, बस क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हमें टाइम का भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि इन्हीं क्वेश्चन पे हम सारा का सारा अपना टाइम खत्म कर दें। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम इन क्वेश्चन कर लें, लेकिन जल्दी के चक्कर में गलत ना कर दें, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड बस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रेवलर, ट्रेन और बस के बीच जो अच्छा रिलेशनशिप है वो कौन सा डायग्राम शो कर रहा है। अब नीचे 4 डायग्राम दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाला जो डायग्राम है वो बेस्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है ट्रेवलर, ट्रेन और बस के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों क्यों शो कर रहा है ये सबसे अच्छा रिलेशनशिप, हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में क्या बनाए गए हैं, 3 सर्कल बनाए गए हैं। तो इसका मतलब एक सर्कल ट्रेन होगी, एक बस होगा, एक ट्रेवलर होगा। तो इसमें मतलब देख के ही लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। 2 सर्कल एक दूसरे के अंदर हैं जबकि एक सर्कल बिल्कुल बाहर है। तो अगर हम बाहर वाले सर्कल को ट्रेवलर मान लें और इन दोनों सर्कल को हम बस और ट्रेन मान लें तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि ट्रेवलर का इनसे कोई रिलेशनशिप है, बल्कि देखकर ये लग रहा है कि बस और ट्रेन का आपस में रिलेशनशिप है, ट्रेवलर तो कोई अलग चीज़ है ना। और इसी तरह से ऑप्शन बी में तीनों सर्कल अलग दिए गए हैं, तो इसमें तो कोई रिलेशनशिप लग ही नहीं रहा, तीनों अलग अलग हैं। और ऑप्शन डी जो है इसमें क्या किया गया है, एक सर्कल को बड़ा बना दिया गया है और 2 सर्कल उसमें छोटे छोटे बना दिए गए हैं। यानी बड़े सर्कल को मान लेते हैं हम ट्रेवलर मान लें या ट्रेन मान लें या बस मान लेते हैं हमने ट्रेवलर मान लिया, तो बाकी जो 2 सर्कल हैं ट्रेन और बस, तो उन दोनों को छोटा बनाया गया है। तो ये भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा रिलेशनशिप। लेकिन ऑप्शन सी में तीनों का जो साइज़ है वो इक्वल है, यानी कि तीनों इंटरडिपेंडेंट हैं। बीच वाले को अगर हम ट्रेवलर माने तो ये दोनों से कनेक्ट हो रहा है, एक साइड बस है एक साइड ट्रेन है और तीनों का साइज़ एक है, यानी कि तीनों की वैल्यू को इक्वल माना गया है। मतलब ट्रेन ट्रेवलर के बगैर कुछ नहीं है, ट्रेन नहीं होगी तो ट्रेवलर ट्रेवलर नहीं कहलाएगा, या बस ट्रेवलर के बगैर कुछ नहीं है, या बस नहीं होगी तो ट्रेवलर बस का ट्रेवलर नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये पिक्चर वाले क्वेश्चन दोस्तों कई बार बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी काफ़ी कंफ्यूजन कई लोगों को हो सकती है। जो बात मैंने बताई है उससे कई लोग अलग बातें बता सकते हैं, लेकिन आंसर की में इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही दिया हुआ है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स दो स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द 3 गेम्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है उन स्टूडेंट्स को जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और कबड्डी खेलते हैं। आगे कहा गया है डायग्राम को स्टडी करो और ये बताओ कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो तीनों ही गेम खेलते हैं, यानी फुटबॉल भी खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो इस डायग्राम को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर 3 स्क्वायर्स दिए गए हैं, एक फुटबॉल का स्क्वायर है, एक कबड्डी का स्क्वायर है, एक क्रिकेट का स्क्वायर है। तो स्क्वायर को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये
अलग अलग ग्राउंड्स हैं जिनमें स्टूडेंट खड़े हुए हैं। PQRSTUV ये स्टूडेंट हैं, ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फुटबॉल का ग्राउंड है उस पर जो स्टूडेंट खड़ा है वो है P किस में खड़ा है? केवल फुटबॉल के ग्राउंड में खड़ा है P स्टूडेंट। इसका मतलब ये सिर्फ फुटबॉल ही खेलता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया तीनों गेम कौन खेलता है, तो इसका मतलब P तो वो स्टूडेंट नहीं है जो तीनों गेम खेलता है। आगे देखते हैं Q जो स्टूडेंट है वो फुटबॉल भी खेलता है और कबड्डी भी खेलता है, क्योंकि ये फुटबॉल के ग्राउंड में भी खड़ा हुआ है और कबड्डी के ग्राउंड में भी खड़ा हुआ है। लेकिन ये क्रिकेट नहीं खेलता, तो ये भी तीनों गेम नहीं खेल रहा। आगे देखते हैं R सिर्फ कबड्डी के ग्राउंड में खड़ा हुआ है, तो ये तो बस एक ही गेम खेल रहा है, ये भी तीनों नहीं खेल रहा। R के बाद आता है S फुटबॉल के ग्राउंड में भी खड़ा हुआ है, कबड्डी के ग्राउंड में भी खड़ा हुआ है और क्रिकेट के ग्राउंड में भी खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब S तीनों ही गेम खेलता है। ठीक है, तो अभी तक हमें एक प्लेयर मिला है, प्लेयर S, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं ग्रीन कलर से। आगे देखते हैं T खड़ा हुआ है कबड्डी के ग्राउंड में और क्रिकेट के ग्राउंड में, तो इसका मतलब T दो गेम खेलता है लेकिन T फुटबॉल नहीं खेलता, तो ये भी तीनों नहीं खेल रहा है। आगे देखते हैं U जो स्टूडेंट है वो सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड में खड़ा है, यानी ये सिर्फ क्रिकेट ही खेलता है, कबड्डी और फुटबॉल नहीं खेलता। V जो है वो फुटबॉल के ग्राउंड में खड़ा हुआ है और क्रिकेट के ग्राउंड में खड़ा हुआ है, यानी ये दो गेम खेलता है, फुटबॉल और क्रिकेट, कबड्डी नहीं खेलता। तो अब हमें स्टडी करने के बाद पता चलता है कि जो स्टूडेंट है S वो ही अकेला ऐसा स्टूडेंट है जो तीनों ही गेम खेलता है, यानी फुटबॉल भी खेलता है, कबड्डी भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन D S। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, फाइंड द ऑड वन। क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑड है। ऑप्शंस हैं स्क्वायर फीट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर इंच या स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर पढ़कर ही पता चल रहा है कि जो स्क्वायर फीट है, स्क्वायर इंच है और स्क्वायर मीटर है, ये क्या है? ये लेंथ या विड्थ को मेज़र करने की यूनिट है, ये एक मेजरिंग यूनिट है। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट है ये यहाँ पर बिल्कुल ऑड सा ऑप्शन है, तो यही इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन B स्क्वायर रूट। ठीक है, क्यों ऑड होगा? क्योंकि स्क्वायर रूट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए तो यूज़ किया जाता है, लेकिन ये एक मेजरिंग यूनिट नहीं है लेंथ या विड्थ की। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर ऑड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, स्टोन इज रिलेटेड टू हार्ट इन द सेम वे एज फेदर इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टोन जो है वो रिलेटेड है हार्ट से, यानी स्टोन का जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है, इसलिए वो रिलेटेड है हार्ट से। इसी तरह से अगर हम फेदर की बात करें तो फेदर किससे रिलेटेड होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं फ्लाई, सॉफ्ट, बर्ड या विंग्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B सॉफ्ट। फेदर जो है वो दोस्तों सॉफ्ट से रिलेटेड है। क्यों सॉफ्ट से रिलेटेड है? क्योंकि यहाँ पर स्टोन को हार्ड से रिलेट किया है, तो इसी तरह से हम फेदर को सॉफ्ट से रिलेट करेंगे। कई स्टूडेंट हो सकता है कि बर्ड सोचने लगे कि भाई बर्ड फेदर से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल सरफेस की बात की जा रही है, उसका सरफेस कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है। क्योंकि स्टोन तो एक मेटल है, तो यहाँ पर मेटल तो नहीं कहा गया, हार्ड कहा गया है ना, तो यहाँ पर सरफेस की बात की जा रही है। इसका मतलब फेदर के भी सरफेस की बात की जा रही होगी। तो क्योंकि फेदर एज कंपेयर टू स्टोन सॉफ्ट है, इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन B होगा सॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, ए ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रेन है जिसकी जो लंबाई है वो 140 मीटर लंबी है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। इन हाउ मच टाइम विल इट पास अ प्लेटफॉर्म 260 मीटर लॉन्ग। उस ट्रेन को 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ क्वेश्चन में बताई गई है। तो सबसे पहली चीज़, ट्रेन की हमें लंबाई बताई गई है 140 मीटर। ठीक है, तो ये मैंने बॉक्स बना दिया है रेड कलर का, ये 140 मीटर की ट्रेन हो गई। ठीक है, रेड कलर का जो बॉक्स है रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेन को 140 मीटर लंबी। आगे में एक येलो कलर का बॉक्स मैंने बना दिया है, ये है प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ है 260 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 मीटर है, येलो कलर से ये इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
हमें एक चीज़ और बताई गई है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। तो यहाँ पर टाइम के बारे में पूछा गया है कि कितने समय में ट्रेन उस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी। तो बिल्कुल आसान है, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमारी कितनी है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस 260 मीटर बताई गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, 260 में ट्रेन की लेंथ को भी हमें ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो क्रॉस करते समय उसकी ट्रेन की खुद की भी तो लंबाई है ना, जिसे उसे पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है ना। तो इसी वजह से हम दोनों को ऐड कर देंगे। 260 मीटर और 140 मीटर को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस यानी टोटल कितनी कवर करनी है, उसे 400 मीटर कवर करनी है। तो वैल्यूज हम रख लेंगे 400 मीटर अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 हम वैल्यू रख लेंगे स्पीड उसकी, और किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पर आवर की बात की जा रही है। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसलिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पर सेकंड्स की बात पूछी गई है कि कितने सेकंड में, तो इसलिए 60 से इसे हम और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यूज रखने के बाद हमारा ये क्या हो गया, 400 मीटर डिवाइडेड बाई 60 किलोमीटर इंटू 60। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऊपर की जो डिस्टेंस है वो तो मीटर में दी गई है और नीचे की जो स्पीड है वो किलोमीटर में दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम नीचे जो 60 किलोमीटर इसकी स्पीड दी गई है इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये 60,000 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। तो वैल्यूज रखने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्या करेंगे हम, इसे सिंपल है, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आएगा 24। ठीक है, आप खुद कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, 24 हमारा आंसर आएगा। यानी कि 24 सेकेंड्स में वो ट्रेन उस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 24 सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं, LNIP ने जो आंसर की रिलीज की थी अपने इस पेपर की, उसमें इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी, 28 सेकेंड्स, जो कि गलत है। तो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाई, राइट आंसर 24 है। आप खुद भी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका यही आंसर आएगा 24। तो 28 सेकेंड दोस्तों LNIP के आंसर की में जो आंसर दिया गया है वो गलत है। तो कई बार हो जाता है, आंसर की भी गलत हो जाती है। अब आप ये मत सोचिए कि भाई LNIP है तो आंसर की गलत नहीं रिलीज़ करेगा। हो सकता है गलती किसी से भी हो सकती है, प्रिंटिंग की मिस्टेक हो सकती है ये, या कोई दूसरी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आंसर की गलत रिलीज़ हो गई होगी, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 24 सेकेंड्स ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। 12 मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। 12 आदमी एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। While 15 women can complete the same work in 4 days, जबकि वही काम 4 दिन में पूरा करने में 15 लेडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जिस काम को 12 आदमी 4 दिन में पूरा करते हैं, उस काम को कितनी औरतें 4 दिन में पूरा करती हैं, 15 दिन में। आगे कहा गया है 6 men start working on the job and after working for 2 days all of them stopped working। आगे कहा गया है 6 आदमी एक काम स्टार्ट करना करते हैं और वो 2 दिन तक लगातार काम करते रहते हैं और उसके बाद वो रुक जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। फिर पूछा गया है हाउ मैनी वीमेन शुड बी पुट ऑन द जॉब टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इफ इट इज़ टू बी कंप्लीटेड इन 3 डेज। आगे पूछा गया है कि कितनी वीमेन की रिक्वायरमेंट होगी उस काम को पूरा करने के लिए, जो काम उन्होंने 2 दिन करके ही छोड़ दिया है, उस काम को 3 दिन में पूरा करने के लिए कितनी वीमेन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यानी कि एक ही दिन है विमेन के पास उस काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि 2 दिन तो उन्होंने कर लिया, पूरा कितने दिन में करना है, 3 दिन में करना है। यानी अब एक दिन में कितने विमेन उस काम को पूरा करेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो मैं इस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन प्रोपोर्शन मेथड से आप कर सकते हैं। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन स्क्रीन पर दिखा दूंगा और आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे किया है। और कैलकुलेशन के बाद जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15। कैलकुलेशन मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रखी है, स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने कैलकुलेशन की है प्रोपोर्शन मेथड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। ए मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर।
हु इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन्स सिस्टर हु हैज़ नो अदर सिस्टर। क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी है, उसने एक फोटोग्राफ को पॉइंट आउट करते हुए कहा, मतलब उंगली से इशारा करते हुए कहा कि इस फोटोग्राफ में जिस लेडी की पिक्चर है वो मेरे भतीजे की नानी है। ठीक है, अब आगे कहा गया है जिस पिक्चर की तरफ वो आदमी इशारा कर रहा है, यानी वो विमेन जो पिक्चर में दिख रही है वो कौन है, जो उस आदमी की बहन से रिलेटेड है और उसकी कोई दूसरी बहन नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मदर। अब इसे समझ लीजिए मदर कैसे है। उस आदमी ने जिस फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि वो मेरे भांजे की नानी है, तो उस आदमी का भांजा कौन हो सकता है, उसकी सिस्टर का बेटा होगा। और यहाँ पर कहा गया है उसकी सिस्टर की कोई दूसरी बहन नहीं है, तो ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने को कहा गया कि कोई दूसरी बहन नहीं है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पर हमें ये बताना है कि उसकी जो सिस्टर है उसके बेटे की नानी क्या होंगी, उस आदमी की मम्मी होंगी, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मदर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, फाइंड द नेक्स्ट पेयर इन द सीक्वेंस। क्वेश्चन में कहा गया है ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसका नेक्स्ट पेयर क्या होगा। यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी गई है C3, E6, G12, I24, K48। आगे ब्लैंक में जो स्पेस है यहाँ पर क्या आएगा, तो अब इसे हम देख लेते हैं। यहाँ भी डिफरेंस वाली सारी बात है। देखिए C3, E6, यहाँ पर क्या है, अगर हम नंबर्स को देखें तो 3, 6, 12, 24, 48, ये क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24, 24 to the 48। ठीक है, तो ये तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा। अब इन्हें हम अल्फ़ाबेट्स को देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स में C के बाद है E, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। C के बाद है D, E, तो बीच में कितना अल्फ़ाबेट है, 1 अल्फ़ाबेट है। E के बाद और G है, तो E के बाद G आ रहा है तो कितने का डिफरेंस है, बीच में F आता है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। इसी तरह से G और I के बीच कितने का डिफरेंस है, H का डिफरेंस है, एक यानी 1 अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। इसी तरह से I और K के बीच में J का डिफरेंस है, यानी यहाँ भी 1 अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। तो इसी तरह से आगे भी K के बाद 1 अल्फ़ाबेट का डिफरेंस करके हम क्या करेंगे, L को छोड़ के M लिख देंगे, तो M और 48 का डबल कितना होगा, 96 होगा, तो यानी कि M96 यहाँ पर सीक्वेंस आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, M96। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पर रिलेशनशिप हमें बताना है, जैसे कि फ्लावर का रिलेशनशिप यहाँ पर फ्रूट से दिखाया गया है, तो सीड का रिलेशनशिप किससे होगा। मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सीडलिंग। सीडलिंग इसका आंसर क्यों होगा, जिस तरह से फ्लावर का है फ्रूट, यानी जब भी कोई आप पेड़ पर देखते होंगे कोई फ्रूट निकल रहा है, कोई फल उगता है पेड़ में, तो उससे पहले क्या होता है, फ्लावर निकलता है। जैसे आपने आम के पेड़ देखे होंगे या कोई भी आप फल का पेड़ देख लीजिए, उसमें क्या होता है, पहले एक फ्लावर निकलता है, बाद में वो फ्रूट बन जाता है। तो इसी तरह से सीड होगी, सीड से क्या बनेगा, एक पौधा बनेगा। तो सीडलिंग किसे कहते हैं, पौधे को कहते हैं। तो सीड का जो रिलेशनशिप है वो पौधे से होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, फाइंड द ऑड वन आउट। क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऑड कौन सा है। ऑप्शंस हैं सैटर्न, वीनस, एरीज या जुपिटर। अब इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी है एरीज। एरीज क्यों है, क्योंकि ऑप्शन ए क्या है, सैटर्न, ये है प्लेनेट का नाम। ऑप्शन बी है वीनस, ये भी प्लेनेट है। ऑप्शन डी जुपिटर है, ये भी प्लेनेट है। लेकिन जो ऑप्शन सी है एरीज, ये दोस्तों किसी प्लेनेट का नाम नहीं है, ये क्या है, ये तो एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर ऑड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। इफ प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय, माइनस मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस एंड डिवाइड मीन्स प्लस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 4। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर प्लस के साइन को हम मान लेते हैं कि प्लस के साइन को हम चेंज कर दें डिवाइडेड बाई में, यानी कि डिवीज़न के साइन में चेंज कर दें, माइनस के साइन का मतलब हो जाए मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई के साइन का मतलब हो जाए माइनस का साइन, और डिवाइड के साइन का मतलब हो जाए प्लस का साइन। तो यहाँ पर जो एक
एक्सप्रेशन दी गई है 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 4, इसे कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आएगा। यानी यहाँ पर जो साइंस दिए गए हैं इन्हें हम चेंज कर दें तो क्या आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इन साइंस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने साइंस को चेंज कर दिया है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। साइंस को चेंज करने के बाद एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 16 प्लस 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा वो बताना है। तो सॉल्व हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर वही बोर्ड मास वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यानी कि पहले हम देखेंगे ब्रैकेट, फिर उसके बाद डिवाइड का साइन, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ब्रैकेट तो नहीं है तो हम डिवाइड से शुरू करते हैं। तो कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आएगा 28। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 28। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी है किस तरह से हुई है कैलकुलेशन, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। कंप्लीट द सीरीज 1 3 2 6 3 11 4 18 5 और आगे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमें एक सीरीज दी गई है, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर एक नंबर छोड़ के एक को आप देखेंगे, जैसे कि 1 के बाद 3 है और 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 6 है। तो हमें क्या करना है, 1 का रिलेशन 2 से है, बीच के 3 को छोड़ देंगे हम। 2 का रिलेशन 3 से है, बीच के 6 को छोड़ देंगे हम। 3 का रिलेशन 4 से है, बीच के 11 को छोड़ देंगे हम। 4 का रिलेशन 5 से है, बीच के 18 को छोड़ देंगे हम। अब ये जो बीच के बचे हैं इनका आपस में रिलेशनशिप है, जैसे कि 3 का रिलेशन है 6 से, 6 का रिलेशन है 11 से, 11 का रिलेशन है 18 से और 18 का रिलेशन है क्वेश्चन मार्क से। कैसे कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1 के बाद है 2, 2 के बाद है 3, ऊपर वाला देखिएगा 3 के बाद है 4, 4 के बाद है 5। तो यहाँ एक के बाद एक आ रहा है, यानी सही सीक्वेंस चल रहा है। अगर हम एक छोड़कर एक को देखें, अब यहाँ पर नीचे वाले में क्या है, 3 के बाद है 6, बीच का हमने स्किप कर दिया है। तो 3 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद है 6 और 11, 6 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद है 11 और 18, 11 और 18 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से 18 और क्वेश्चन मार्क के बीच में कितने का डिफरेंस आना चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं, शुरुआत में कितने का डिफरेंस था, 3 का था, फिर 5 का हुआ, फिर 7 का हुआ, यानी कि 2-2 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो अब जब लास्ट वाले में 7 का डिफरेंस है तो इससे अगले वाले में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ भी हम 2 का डिफरेंस और बढ़ा देंगे तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। यानी अगले में कितने का डिफरेंस होगा, 9 का डिफरेंस होगा। तो 18 में जब हम 9 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क में यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 27। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए 27। किस तरह से 27 आए हैं मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। और दोस्तों ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारे रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे 2019 के पेपर में वो पूरे हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन बिलो फिगर, CEG और फिर क्वेश्चन मार्क है। इसमें जो मिसिंग कैरेक्टर है यानी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, आंसर की के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी के, यानी यहाँ के आना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये भी आंसर गलत है LNIP के आंसर की के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं हम किसी भी हिसाब से अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो के आंसर आएगा ही नहीं। एक तरह से इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो सकता था, जे, जिसमें हम देख सकते हैं बी और ई और सी और जी, बीच बीच का एक स्किप करके हमें देखना है। तो बी और ई में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। सी और जी में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरह से ई और क्वेश्चन मार्क में कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 5 का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो उस हिसाब से जे इसका आंसर हो सकता था। लेकिन इन्होंने जो आंसर की रिलीज़ की है उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन के है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये गलत है। तो हो जाता है कई बार आंसर की भी गलत हो जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी यूनिवर्सिटी ने अगर कोई आंसर की रिलीज़ की है तो वो बिल्कुल फाइनल है, उसमें गलती हो ही नहीं सकती। हो जाती है कई बार मिस्टेक। हो सकता है यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है किसी स्टूडेंट ने लास्ट ईयर क्लेम किया हो, है ना। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि जब आप एग्जाम देने जाएं और कोई क्वेश्चन इस तरह से गलत हो तो जब आंसर की रिलीज़ की जाए तो आप क्लेम कीजिएगा अगर इस तरह से कोई गलत आंसर की आती है। ठीक है, तो दोस्तों ये 76 क्वेश्चंस हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं पार्ट 2 तक। रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए आप दोस्तों वीडियो का पार्ट 3 देख सकते हैं।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।